हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी मस्त हैं। आप सभी गुस्सा जरूर होंगे आज मुझसे, मुझे पक्का पता है कि आज सर के ऊपर मतलब एकदम मैसेज के अंदर तो अंगारे फूट रहे हैं आप सबके। कम से कम मैं को 50 बच्चों के इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए हैं, व्हाट्सएप पे तो ये नहीं रखा, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए हैं, यूट्यूब पे भी मैसेज आए हैं। कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनली मेल करके भी बोला है कि गुरुजी अकाउंटिंग की राह कब रहे हो, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, हमारा एग्जाम आ गया है। तो तहे दिल से हमारी टीम की तरफ से मैं आपसे सबसे पहले माफी चाहूंगा कि हम इस यूनिट को अपलोड करने में इतनी देर हो गई। यकीन मानिए, अगर मैं कर सकता तो मैं ये अपलोड बहुत जल्दी आप तक पहुंचा चुका होता। गलती रही है हमारी तरफ से, मैं इसलिए माफी मांगता हूं। पर बिना कोई वक्त गवाए आपको कुछ आश्वासन भी देना चाहता हूं। पहला आश्वासन यह है कि अगर कोई नॉन अकाउंटिंग बंदा है, यानी कि जो एमबीए कर रहा है और उसके अकाउंटिंग नहीं है, तब भी उसको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि वो एग्जाम में कम से कम 60% यानी फर्स्ट डिवीजन आ जाए। बच्चे कह रहे सर पास करवा दो, पास का सिस्टम नहीं, फर्स्ट डिवीजन तो मिनिमम आएगा। और अगर उसने मेरी लेक्चर ढंग से पढ़ लिए तो अच्छे नंबर और 70, 80, 90% तक भी वो ला सकता है। जो भी होगा यही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे पूरा आज एनालिसिस चल रहा है। मैनेजर इकोनॉमिक्स में जैसे आप सबको पता है कि अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी हद तक बैठ गए और आप सबका पेपर अच्छा गया, इसलिए आप सभी बधाई के पात्र। आपने सबने बहुत मेहनत करी। मेरी आशा है कि आप इसी तरह मेहनत कर रहे हैं, मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। यकीन मानिए थोड़ा देर हो गया है लेकिन दुरुस्त आया हूं और आपको कंप्लीट कराऊंगा और सारी यूनिट इस तरीके से कराऊंगा कि जो नॉन अकाउंटेंट बच्चा भी है, जिसके अकाउंट्स बैकग्राउंड नहीं रहा है, उसको भी एवरीथिंग क्लियर होगा। मतलब और माफ कर देना, हो जाती है कभी कभी लेट वीडियो, लेकिन अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम मेजर नहीं आती तो ऐसा काम हम करते नहीं। हमें पता है कि आपके एग्जाम में और मैं आपको इतना कोई परेशान करने के इरादे से लेट वीडियो अपलोड नहीं करा है, कुछ निजी कारणों के कारण से लेट वीडियो अपलोड करा है। आइंदा से ऐसा ना होगा, इसका मैं ज्यादा ध्यान रखूंगा। लेकिन आपको एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, और आप पढ़ाई कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। ठीक है, बिना कोई वक्त गवाए अब अपन अपना वीडियो शुरू कर देते हैं। वापस से एमबीए, बीबीए, बीकॉम, बीटेक और यूजीसी नेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही होने वाला है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सेकंड यूनिट की बात करूंगा। ये फर्स्ट यूनिट में अपन ने बेसिक सीखा था, आज इसमें न्यूमेरिकल करना भी सिखा दूंगा और थ्योरी बैकग्राउंड भी क्लियर करवा दूंगा। क्या क्या न्यूमेरिकल भी सीख लेंगे और थ्योरी भी कर लेंगे एक ही वीडियो के अंदर, और ऐसा सिखा दूंगा कि मतलब ऐसे उड़ा दोगे। कोई भी न्यूमेरिकल आएगा क्लिक में उड़ा दोगे। केवल मेरे को ध्यान से सुनना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाना। स्क्रीनशॉट लेने की अगर किसी को बात होगी तो मैं हट जाऊंगा, नहीं तो इसकी पीपीटी भी टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए बेसिक इसकी थ्योरी के क्वेश्चन है, वहां पे अपन चलते हैं। पहला थ्योरी का क्वेश्चन इसका बनता है कि मैकेनिज्म ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और अकाउंटिंग मैकेनिज्म क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू बाय एन एक्सपर्ट बॉडी बाय द गवर्नमेंट ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, इसके अलावा क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज यूज्ड टू सिस्टमाइज बुक कीपिंग एंड अदर अकाउंटिंग फंक्शंस अक्रॉस फर्म ओवर अ टाइम। तो अगर मैं पूछ लेता हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, एएस से डिनोट कर रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, तो याद रखना है दोस्तों, क्या याद रखना है कि जिन रूल्स के थ्रू अकाउंटिंग करी जाती है, अकाउंटिंग करी जाती है, और अकाउंटिंग में पहला कौन सा नियम है, पहली क्या होती है, बुक कीपिंग होती है, करी जाती है, उसको ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। जिन रूल्स के थ्रू अकाउंटिंग यानी कि लिखा जाती है, अकाउंटिंग बुक कीपिंग करी जाती है, जर्नल एंट्री पास होती है, लेजर की पोस्टिंग होती है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उन रूल बुक को ही हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। इतनी सी बात आप में क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। थोड़ा सा हट गया मैं साइड में, ठीक है, हाँ रुक जाइए, हाँ चलिए, ओके, नहीं भी लो तो कोई दिक्कत नहीं, अपन पीपीटी में है। अब ये क्यों लिखवाए हैं मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, केवल और केवल आपको ये कुछ पॉइंट्स इसके याद होने चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उन्होंने पहला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया है वो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज का है, यानी कि आपको अकाउंट्स बताने होंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 दिया है वो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक,
स्टॉक के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसमें अकाउंटिंग 6 और याद रखना है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के बारे में जो जानकारी देता है। अपन ने एसएलएम और डीबीएम 2 मेथड करे थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टैक्स है वो फिक्स्ड एसेट्स के बारे में जानकारी देता है। अकाउंटिंग इंटरेस्ट 14 है वो अमाल्गमेशन, यानी कि दो कंपनी वोडाफोन और आइडिया जब मिल गई थी उसको अमाल्गमेशन बोला था। अभी कौन सी कंपनी मिली आज ही, आइनॉक्स और पीवीआर, उसको अकाउंटिंग फॉर अमाल्गमेशन, मतलब जिस स्टैंडर्ड के थ्रू वो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो स्टैंडर्ड के बस ये है 1, 2, 10 और 14 थोड़े इंपॉर्टेंट है, वो याद रख लेना, बाकी तो केवल लिस्ट ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे है आईएफआरएस क्या है? आईएफआरएस की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये 144 देश इसका पालन करते हैं। 144 देश जो है वो किसका पालन करते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, यानी कि उनके स्टैंडर्ड अलग है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अमेरिका में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर होता है। कौन सा होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। इन अमेरिका, इन यूएसए 1 जनवरी से, थोड़ा सा गलत बोल दिया था मैं शुरू में, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, यानी कि जो हमारा कैलेंडर ईयर है, अमेरिका में भी कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर एक है। लेकिन इंडिया में फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? आप सभी जानते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, तो ये आपका अकाउंटिंग ईयर है। तो इंडिया में ये फॉलो होता है, अमेरिका में ये फॉलो होता है। तो वो क्यों फॉलो होता है? क्योंकि वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है। मतलब ये एक संस्था है, एक गैप करके संस्था है, ये अपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है, लेकिन इनके स्टैंडर्ड अलग अलग रहते हैं, केवल लिखने का फॉर्मेट अलग रहता है, मेथड वही रहेगा, डेबिट क्रेडिट के नियम वही रहते हैं, केवल इसके स्टैंडर्ड्स अलग हो जाते हैं। सेट ऑफ अकाउंटिंग रूल्स to financial statement of public company for the intended to make the consistent, transparent and easily comparable around the world. IFRS are currently completed profile 166, sorry 144 नहीं है, 166 है, माफी चाहूंगा। जब मैंने पढ़ा था कुछ समय पहले तो 166 ही है। ठीक है, मेरे से मिस्टेक हो गई है, माफी चाहूंगा, इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। 166 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 166 कंट्रीज के अंदर आईएफआरएस जो है वो फॉलो किया जाता है, ये इनके स्टैंडर्ड्स हैं। क्या ये सर टॉपिक्स आता है? केवल आईएफआरएस और इंडियन स्टैंडर्ड्स में डिफरेंस पूछा जाता है। तो क्या अपन देख लेते हैं, पहले आईएफआरएस के कुछ प्रिंसिपल है। 4 बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर आईएफआरएस काम करता है। पहला कि अकाउंट्स कैसे होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए। सेकंड, रिलेवेंस होने चाहिए। रिलेवेंस मतलब कि जो मद है, जैसे कॉस्ट है तो कॉस्ट की सारी एंट्री हमको कॉस्ट बुक में मिल जाए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मिल जाए। रिलायबल होने चाहिए, यानी विश्वसनीय होने चाहिए। और कंपेरेबल, यानी कि ए कंपनी का बी कंपनी से कंपैरिजन किया जा सके कि कौन सी कंपनी बढ़िया है और कौन सी कंपनी खराब है। कैसे होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए, रिलेवेंस होने चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए और कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। बस यही 4 पॉइंट होता है आईएफआरएस के अंदर। ज्यादा इसमें समझना भी नहीं है, छोटा क्वेश्चन ही आएगा। डिफरेंस बिटवीन आईएफआरएस एंड इंडियन स्टैंडर्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में ये क्वेश्चन भी मैं डाल दूंगा आपको, लेकिन अभी तो याद कर लो कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है? आईएफआरएस और इंडियन अकाउंटिंग क्या चेंजेस होता है? सबसे पहला एक बड़ा डिफरेंस क्या है? याद करवा दूं, बिना देखे याद करवा दूं? चलो याद करवा देते हैं। आईएफआरएस कौन बनाएगा? अरे इंटरनेशनल संस्था बनाएगी। इंडियन स्टैंडर्ड कौन बनाएगा? इंडियन संस्था बनाएगी। इंडियन संस्था बनाएगी। कौन बनाएगा? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये क्यों बना रहा है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अब ये कौन फॉलो करता है? आईएफआरएस कौन फॉलो करता है? 144 कंट्री। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे 144 आ गया, अपन तो 166 कर लेना, इसलिए मैंने कहा था वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और इंडियन स्टैंडर्ड कौन फॉलो करेगा? अरे इंडिया फॉलो करेगा, ये तो विदेशी है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? आईएफआरएस हैज टू डिस्क्लोज द नोट ऑफ द फाइनेंशियल स्टैंडर्ड बाय आईएफआरएस, और ये इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि इंडियन कंपनी इंडियन के अकॉर्डिंग करेगी और ये आउटर के अकॉर्डिंग करेगी। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो बनाया जाता है। इसके अंदर फाइनेंशियल पोजीशन, P&L और इक्विटी में चेंज बनाया जाता है और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाया जाता है। डेफिनेशन के अंदर कोई दोनों ही है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज कर दे और ये रिकॉग्नाइज कर दे। नहीं हुआ याद? कोई बात नहीं, चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, अभी याद करवा देते हैं। ब्लैंक कर दिया इसलिए याद हो जाएगा, ब्लैंक नहीं करता तो याद नहीं होता। पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आता है तो मेरा स्क्रीन भी थोड़ी वैसी हो जाती है। तो
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंडिया द्वारा डेवलप होते हैं और इंडिया की कंपनीज फॉलो करते हैं और इसके थ्रू इंडियन कंपनी अपने अकाउंट डिस्क्लोज करती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कंपनीज के द्वारा डिस्क्लोज किए जाते हैं 144 कंट्री या 166 कंट्री, अब दोनों ही करेक्ट है, 166 याद रख लेना, 166 कंट्रीज फॉलो करते हैं। इसके अंदर बैलेंस शीट और चेंज इन इक्विटी बताया जाता है, जबकि इंडियन के अंदर चेंज इन इक्विटी का कोई प्रावधान नहीं होता है। दोनों के अंदर अकाउंटिंग पीरियड डिफरेंस हो सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंदर डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड होते हैं। अपने यहाँ पे लिख देना 1 अप्रैल टू 31 मार्च। कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बनाता है, या फाइनेंस मिनिस्टर बना दो आप, या कौन सा फाइनेंस मिनिस्ट्री या फाइनेंस की कोई कमेटी बना दो, या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो हमारी संस्था है ICAI जो है इंडियन चार्टर्ड अकाउंटिंग एसोसिएशन, वो बना देगी। कोई भी बना देगा, लेकिन एक बार पहले से बने हुए हैं इसलिए उसको अंदर कोई चेंजेस नहीं होता है। यहाँ इंटरनेशनल बनाते हैं। इतनी सी छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब यह है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सर ये क्या है डबल एंट्री सिस्टम? अब यहाँ से अकाउंटिंग जो पढ़ चुके हैं और जो नहीं पढ़ चुके हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर शुरू हो जाता है। डबल एंट्री सिस्टम है, मतलब एक ट्रांजैक्शन को 2 बार लिखना। इतना सा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 अकाउंट्स के अंदर एंट्री होती है। अभी मैं प्रैक्टिकल, इसका थ्योरी नहीं आने वाली, ना 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 ना, पर थ्योरी आपको बता देता हूं कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है, कि एक एंट्री को 2 बार लिखने को डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। चलिए इतनी सी बात समझ में आ गई। जर्नलाइजिंग, किसी भी ट्रांजैक्शन को नोट करने को जर्नलाइजिंग कहते हैं। क्या होता है? ट्रांसलेट द चेंज इनटू द डेबिट एंड द क्रेडिट, फिगर आउट कि उसका इफेक्ट कहां आएगा, ये पहला पॉइंट है। जर्नलाइजिंग का मतलब है जर्नल की एंट्री करना। जर्नलाइजिंग का मतलब क्या है? जर्नल की एंट्री करना। डबल एंट्री का मतलब डबल एंट्री सिस्टम है जिससे वो जर्नल की एंट्री करी जाती है। नहीं समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं, नॉन अकाउंटिंग हो कोई दिक्कत नहीं। अभी नियम बताऊंगा, केवल 6 नियम है और रटवा भी दूंगा, याद करवा दूंगा, समझा दूंगा। आप कोई भी जर्नल एंट्री करना मतलब ऐसे उड़ा दोगे। और अभी आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी सिखाऊंगा और 2 दिन बाद सीखोगे, अभी बताऊंगा और अभी सीखोगे, ठीक है। और फिर एंटर द डेट एंड रेफरेंस नंबर एंड द डिस्क्रिप्शन, यानी डिस्क्रिप्शन में लिखना। यानी कि जर्नलाइजिंग का मतलब एक जर्नल एंट्री पास करना जिसमें 2 साइड होगी, एक डेबिट होगी एक क्रेडिट होगी। उसमें रेफरेंस नंबर में हम डेट वगैरह ये लिखेंगे। इतनी सी बात, आगे बढ़ते हैं। लेजर, जो हमने जर्नल की एंट्री करी थी उसकी ही लेजर के अंदर पोस्टिंग इंफॉर्मेशन को उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर लिख देने को ही करते पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उस पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस बुक कीपिंग का हिस्सा होता है। ट्रायल बैलेंस लेजर के बाद बनाया जाता है और इसके अकाउंट्स मैच करने के लिए, केवल अशुद्धियों का सुधार करने के लिए। ट्रायल बैलेंस की थ्योरी नहीं है, वरना ट्रायल बैलेंस की थ्योरी बहुत आसान है। आपके को सिलेबस में दे नहीं रखी, आज तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, फिर भी मैं एक बार और, अभी एनालिसिस चल रहा है उसमें और चेक कर लेंगे कि कहाँ कहीं भी ट्रायल बैलेंस की थ्योरी आई। न्यूमेरिकल तो बहुत बार आए, और आज मैं ये समझ लो आपको जर्नल एंट्री का न्यूमेरिकल, ट्रायल बैलेंस का न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आ रहे हैं, बहुत बार आए हैं, दोनों करना सिखा दूंगा। दोनों बिल्कुल एकदम इजी। अगर आपको अकाउंट्स आती है तो तुरंत सीख जाओगे, नहीं आती तो भी तुरंत सीख जाओगे, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं क्योंकि आपके लिए मटेरियल ही कुछ ऐसा लेकर आया हूं। हाँ, अब क्योंकि ये मेरा खुद का बनाया हुआ नियम है, मेरे खुद के बनाए हुए रूल्स हैं जो अकाउंट्स में मैंने जिस तरीके से आपको पढ़ा है। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि स्टेटमेंट होता है जिससे हम एरर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? एरर चेक करते हैं। जैसे कि अशुद्धि हो जाती है। अब जैसे कि हम कोई एंट्री कर रहे हैं जिसमें राम जी के नाम पे एंट्री कर दी थी पर श्याम जी के नाम पे एंट्री हो गई, आनंद के नाम पे एंट्री कर दी थी आनंद दा के नाम पे एंट्री हो गई, आनंद से पैसे मांग रहे थे आनंद को पैसे लौटाने की एंट्री हो गई। तो कुछ नहीं तरीके की 5 तरीके की एंट्रियां होती हैं, ठीक है। क्षतिपूरक एंट्री होती है, ठीक है, और कंपनसेशन की एंट्री जिसको क्षतिपूरक एंट्री एरर बोला जाता है। ओमिशन यानी भूल गए, या न्यूमेरिकल दिक्कत हो जाती है, 500 रुपए से एंट्री करनी थी 5000 से होगी। तो इस तरीके की जितनी भी एरर होती है उन सबको रोकने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस का पर्पस अगर कोई पूछ ले, ओमिशन ऑफ द एरर या स्टॉपिंग ऑफ द एरर को रोकने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसी को ट्रायल बैलेंस एक तरीके का स्टेटमेंट होता है। अभी फॉर्मेट आने वाला है और अपन सारी चीजें A to Z सीखने वाले हैं। अब याद रखिए, चलिए जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट है। अब ये एंट्री का फॉर्मेट अभी अपन नहीं सीखेंगे, अभी अपन एंट्री का फॉर्मेट नहीं सिखाऊंगा, अभी मैं एंट्री करना सिखाऊंगा आपको पहले, ठीक है। सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि एंट्री करने में इसकी 2 साइड एंट्री होगी। एक साइड तो होगी डेबिट और दूसरी साइड होगी क्रेडिट।
इतनी सी बात समझ में रखना है, यानी कि एक ही ट्रांजैक्शन को 2 बार लिखना है। अब इसके सर नियम क्या है? वैसे तो बुक्स के अंदर रियल, नॉमिनल और पर्सनल करके अकाउंट बना रखे हैं, लेकिन नॉन कॉमर्स के जो विद्यार्थी रहते हैं उनको वो समझने में मुश्किल आती है, और कभी कभी कॉमर्स के विद्यार्थियों को भी समझने में मुश्किल आती है कि सर रियल अकाउंट है, पर्सनल है, नॉमिनल है ना, उसकी थ्योरी दे रखी है। तो मैं कुछ यहाँ पर 6 नियम लिख रहा हूँ। ये 6 नियम आपको रट लेने, याद कर लेने अभी के अभी, और बहुत ही ईजी नियम है। पहला नियम मैं लिखता हूं, पहला नियम आपके एसेट संबंधी लिखता हूं। एसेट्स यदि इन होगी तो डेबिट होगी। पहला नियम, एसेट्स इन होगी तो डेबिट होगी। तो सर ये एसेट्स क्या है? एसेट्स यानी संपत्ति, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। अच्छा, 4 चीजें हैं यहां पर, और भी अपन थोड़ा नियम लिखने से पहले 4 चीजें मैं पहले बता देता हूं। पहली है एसेट्स, दूसरी है लायबिलिटी, तीसरी है एक्सपेंसेस, और चौथी है एसेट्स, लायबिलिटी, और चौथी है इनकम। एक्सपेंसेस में भी अभी 2 चीजें और हैं। कौन सी है सर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, डायरेक्ट इंडायरेक्ट बहुत काम आएगा, ठीक है। अकाउंट्स में पूरा खेल ही डायरेक्ट इंडायरेक्ट का है। अगर ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट समझ में आ गया तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस सही हो जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप पास छोड़ो, मैं आपको टॉप करवा सकता हूं, इतनी ताकत है। केवल आप मेरे को ध्यान से समझिए। अगर कोई क्वेरी रह जाती है, अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है, आप प्लीज कमेंट करें, अब मैं रिप्लाई करूंगा आपको। मैं आपके लिए पूरा डेडिकेट हो गया हूं, सारे काम बंद कर दिए केवल और केवल अभी आप। पहला है एसेट्स। एसेट्स क्या होती है? संपत्तियां होती है। संपत्ति क्या होती है? जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, आपका मोबाइल है, ये सब संपत्ति है। जो भी चीज हम बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, यानी कि गुड्स जो है वो भी एक तरीके की संपत्ति है। तो संपत्तियां 2 तरीके की है। पहली जो स्टॉक है जिसको हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं, दूसरा एसेट्स है जिसको हम यूटिलाइजेशन करने के लिए खरीद रहे हैं, जैसे कि गाड़ी, बंगला, इसके अंदर फर्नीचर, ये क्या होती है? एसेट्स होती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि एसेट्स का मतलब क्या है सर? संपत्ति है। संपत्ति बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इसकी लिस्ट भी है मेरे पास, पर अभी ये समझ लो। लायबिलिटी क्या है? हिंदी में बोलते हैं दायित्व। लायबिलिटी को क्या बोलते हैं? दायित्व। एसेट यानी संपत्ति, लायबिलिटी यानी दायित्व। जिनको भी मुझे पैसा चुकाना है वो दायित्व कहलाते हैं। जिनको भी मुझे पैसा चुकाना है, जो मेरे से उधार लेके आया हूं जहां से, उनको पैसा चुकाना है। जैसे कि मेरे लोन को पैसा चुकाना होता है। जैसे कि मेरे क्रेडिटर्स, उधार में सामान खरीदा तो वो बुलाएंगे क्रेडिटर्स। इसके अलावा सर पैसा कहां चुकाना होता है? इसके अलावा मैंने आपको बताया था कैपिटल भी एक तरीके की लायबिलिटी है। व्यापारी जो बाजार में पूंजी लगाता है, व्यापार में पूंजी लगाता है, उसे कैपिटल कहते हैं। और व्यापारी अलग है और व्यापार अलग है, सेपरेशन का नियम है, इसलिए उसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल एक तरीके की लायबिलिटी है। अब ये समझ गए, लोन होते हैं, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अच्छा, एसेट्स भी 2 तरीके की है, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। कौन सी एसेट्स है? फिक्स्ड एसेट्स जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, और करंट एसेट्स जैसे कि कैश। अब दोनों में अंतर क्या है? जो 6 महीने के अंदर हम जिसको कन्वर्ट करके कैश कर लेते हैं, जैसे कि स्टॉक हो गया, आपका कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, वो सब करंट एसेट्स कहलाती हैं। आपके डेप्टर्स हो गए जो 6 महीने के अंदर रिडीम हो जाते हैं, वो करंट एसेट्स होती है। और जो 6 महीने से ज्यादा में रिडीम्ड हो, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। एसेट्स मतलब वो चीज जिसके बदले में पैसा ले सकता हूं, एसेट्स कहलाती है। और वो चीजें जिनके बदले में मुझे चुकाना होता है, वो लायबिलिटी कहलाती है। ठीक है, इतना बात क्लियर। अब आ जाते हैं एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस क्या होता है सर? खर्चे। अरे मैंने रेंट दिया, सैलरी दी, वेजेस दी, ये खर्चा है ना। खर्चे भी 2 तरीके के हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हम प्रोडक्शन रिलेटेड करते हैं, जैसे कि हमारी जो मैंने क्या बताया था वहां के अंदर, फिक्स्ड कॉस्ट। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है जिसका प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है, वो इनडायरेक्ट खर्चे हैं। अब डायरेक्ट खर्चे कौन से हैं? जिनका प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, जैसे वॉचमैन की सैलरी, वॉचमैन की वेजेस, ना कि सैलरी। वेजेस यानी मजदूरी, मजदूरी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, सैलरी का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। इसके अलावा परचेस करता हूं मैं कुछ गुड्स,
कोई गुड्स खरीदा, सामान बेचने के लिए खरीदा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। गैस का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, पेट्रोल का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मतलब जो भी प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ खर्चा है वो डायरेक्ट है, और जो प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ खर्चा नहीं है, जैसे कि सैलरी हो गई, रेंट हो गई, लॉस बाय फायर, लॉस बाय वेजेस हो गए, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं। तो सर डायरेक्ट खर्चे कहां जाते हैं? ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। यही समझा रहा हूं, आगे भी आएगा वैसे तो, ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। और इनडायरेक्ट खर्चे कहां जाते हैं सर? ये P&L अकाउंट में जाते हैं। क्लियर है? ये इनडायरेक्ट जो है वो P&L के किधर जाएंगे? डेबिट साइड में जाएंगे। ट्रेडिंग किधर जाएंगे? डेबिट साइड में जाएंगे। इनकम क्या होती है? इनकम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम नहीं होती। इनकम में भी ऐसा मान सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे कि जो डायरेक्ट सामान बेच के जो हमको इनकम आती है वो डायरेक्ट इनकम कहलाती है, वो जाएगी हमारी ट्रेडिंग में। और इनडायरेक्ट इनकम, अधिकतर सारी इनडायरेक्ट इनकम होती है, जैसे कमीशन, इन्वेस्टमेंट पे जब हमने इंटरेस्ट लिया, वो सब जाएगी P&L में। इतना भी समझ में ना आया हो तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इतनी 4 चीजें समझ लेना कि 4 तरीके के अकाउंट्स हैं। एक एसेट्स है, संपत्ति है, एक लायबिलिटी है, दायित्व है, एक एक्सपेंसेस है, एक खर्चा है, और एक इनकम है, एक आय है। ठीक है, अगर ये 4 चीजें समझ में आ गई तो कोई भी एंट्री आपको गलत नहीं करने दूंगा, केवल आपको यह पता कर लेना है कि वो चीज क्या है। ठीक है, अभी आ जाते हैं अपन, ये थोड़ा सा और ऊपर आ गया। पहला एंट्री का नियम बता रहा था मैं, एसेट्स इन होगी, यानी कि व्यापार में अगर कोई बिजनेस एसेट्स आती है तो इन होती है तो डेबिट होगी, और आउट होगी तो क्रेडिट होगी। इसको अलग ही लिख लेते हैं, चलिए। एसेट्स इन, डेबिट को अब मैं DR लिख रहा हूं और आउट को मैं, क्रेडिट को CR लिख रहा हूं। ठीक है, एसेट्स, ये एक नियम है। कितने हो गए? एसेट्स। दूसरा एक्सपेंसेस का लिखा देता हूं, एक्सपेंसेस इन DR, आउट CR। आउट तो वैसे होते नहीं है, लेकिन आपको अभी लिखना होगा क्योंकि रेक्टिफिकेशन है नहीं, रेक्टिफिकेशन एरर में आउट होते हैं, वैसे आउट होंगे नहीं ये आपके कभी भी। तो हमेशा एक्सपेंसेस का याद भी रख सकते हो आप कि डेबिट ही होंगे। तो सर अब एंट्री करना सिखा दो, पहले 2 की तो अपन एंट्री करना सीख ले, फिर उसके बाद अपन आगे की कार्यवाही शुरू करते हैं। इस नियम को मैं यहां रख दो। ठीक है, थोड़ा सा और इधर रख दो। अब ठीक है, थोड़ा और बड़ा करूं, चलो ठीक है। हाँ चलो, एसेट्स इन DR, एसेट्स आउट CR, यानी कि सामान आया, सामान गया। अब जैसे कि एसेट्स का मतलब मैंने क्या बताया था? बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। देखिए न्यूमेरिकल करना सिखा रहा हूं, 1 शॉट में सिखाऊंगा, सही करवा दूंगा, केवल ध्यान दे देना यार दोस्तों। 20 मिनट का हो गया वीडियो, लेकिन पूरी मेहनत कर रहा हूं कि कैसे भी करके आपको जर्नल एंट्री करना तो सिखा दूं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जर्नल एंट्री तो आप किसी भी बच्चे की गलत नहीं होगी, क्योंकि आपको याद रखिए अकाउंट्स का भय होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको CA नहीं बना रहे हैं, MBA इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं, BCom करवा रहे हैं, MCom करवा रहे हैं। तो अगर CA के लिए कोर्स भी नहीं डिजाइन किया, CA में एडवांस लेवल पे आ गया है, अभी हमारा बेसिक लेवल पे सीख रहा हूं। अब एसेट्स इन DR, एसेट्स आउट CR। मान लेते हैं ट्रांजेक्शन हुआ है, फर्नीचर खरीदा, एक कंपनी ने क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा 20,000 रुपए का। कितने रुपए का? 20,000 रुपए का। और कैसे खरीदा? कैश में पेमेंट करके खरीदा। कैश में पेमेंट करा 20,000 रुपए का और फर्नीचर खरीद लाए, तो इसकी पूछेगा जर्नल एंट्री। अब नियम क्या है? एसेट्स इन DR, एसेट्स आउट CR। फर्नीचर क्या है? एसेट्स है। कैश क्या है? एसेट्स है। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए, इतना तो आना ही चाहिए आपको। फर्नीचर क्या है? संपत्ति है, और कैश भी क्या है? संपत्ति है। तो फर्नीचर अकाउंट को DR कर दूंगा, और जब मैं क्रेडिट करता हूं तो टू फर्नीचर कैश अकाउंट CR नहीं करते हैं, उसके अंदर हम टू कैश एंट्री करते हैं, टू कैश अकाउंट। इतनी बात समझ में आ गई। और डबल एंट्री का सिस्टम है कि 20,000 यहां भी आएंगे, अब 20,000 यहां भी आएंगे। अब इसका प्रभाव फिर से देखते हैं क्या हुआ। एसेट्स इन हुई थी, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया मार्केट के अंदर, तो फर्नीचर को मैंने डेबिट करा। देखिए
फर्नीचर अकाउंट दिया 20,000 से, और इसी तरीके से कैश दी यानी कि पेमेंट दिया गया फर्नीचर खरीदने के लिए, तो कैश अकाउंट दिया, कैश को सीआर करा टू कैश 20,000 से। तो इसकी तरह अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर मान लेता हूं मैं प्लांट खरीदता हूं, क्या खरीद रहा हूं, प्लांट खरीद रहा हूं कैश में, और ये है 30,000 की, तो जल्दी से एंट्री बताओ। अब प्लांट है 30,000 का, प्लांट भी एसेट से, कैश भी एसेट से, तो प्लांट अकाउंट डीआर, प्लांट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। क्यों परेशान हो रहे हो, इतनी आसानी से बता दिया मैंने कि कोई आपको परेशानी नहीं है, केवल नियम याद होना चाहिए। एसेट्स जो इन हो रही है उसको डेबिट कर दिया, एसेट्स जो आउट हो रही है उसको क्रेडिट कर दिया, ये आपकी एक एंट्री बन गई, पूरे एक नंबर आपको मिल गए। देखो समझ में आया। इसी तरीके से बिल्डिंग खरीदी, अब इसमें क्या, बिल्डिंग जब खरीदी तो उसने कैश में नहीं खरीद के वो बिल्डिंग क्रेडिट में खरीदी। कैसे खरीदी, क्रेडिट में खरीदी। तो जब भी क्रेडिट यानी उधार खरीदेंगे तो किसी का नाम देते हैं। चलिए विजय से वो बिल्डिंग खरीदी, कितने की खरीदी, 2 लाख रुपए की। कितने की खरीदी, 2 लाख रुपए की। तो बिल्डिंग अकाउंट डीआर तो होगा ही, ₹2,00,000 से, इतनी बात तो क्लियर होगी आपको। इसके बाद टू विजय एंट्री कर देनी है, विजय अकाउंट 2 लाख रुपए से। बात समझ में आ गई, यानी कि बिल्डिंग टू विजय। अब ये विजय क्या है, विजय जो है हमारी लाइबिलिटी, इसको पैसा चुकाना है। लाइबिलिटी का मतलब क्या बताया था, जिसको भी पैसा चुकाना है वो हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। जिसको भी पैसा चुकाना है वो हमारी क्या है, लाइबिलिटी यानी कि दायित्व। एक नियम समझ में आ गया। नियम क्या था, नियम ये था एसेट्स इन होगी तो डीआर होगी, एसेट्स आउट होगी तो सीआर होगी। यही कर रहा हूं फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश। दूसरा एक्सपेंसेस इन होगा यानी कि वहन होगा। इनका मतलब वो होता है वहन होना, यानी कि किसी को पेमेंट करना, रेंट को देना, सैलरी को देना, वेजेस को देना। कैसे दिया गया, अगर कैश दिया जाता है तो कैश लिख दो, बैंक के थ्रू दिया जाता है तो बैंक का लिख दो। कैश और बैंक में कोई डिफरेंस नहीं होता। हाँ, बैंक मतलब चेक के थ्रू पेमेंट किया गया, कैश मतलब कैश के थ्रू पेमेंट किया गया। तो वो आउट कम हुआ तो नियम इसी का ही लगेगा। जैसे कि मैंने रेंट का पेमेंट किया, अब थोड़ा सा इधर लगते हैं। हाँ, अब जैसे कि मैंने रेंट का पेमेंट किया, रेंट पेड, ये सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर। केवल सिंपल पूछेगा रेंट पेड किया भैया 2,000 रुपए का, एंट्री बताओ। अकाउंट्स वाले तो तड़ाक से कर लेंगे, नॉन अकाउंट वालों के लिए तो पढ़ा रहा हूं, है ना, उन्हीं को तो बेसिक फंडे क्लियर कर रहा हूं, और अकाउंट वाले जिनके बेसिक क्लियर नहीं वो भी पढ़ ले। तो रेंट पेड किया 2,000 रुपए, क्या करा, एक्सपेंसेस इन अकाउंट, एक्सपेंसेस इन हुआ, डेबिट होगा। बात समझ में आ गई। एक्सपेंसेस क्या है, रेंट खर्चा है, रेंट खर्चा है तो रेंट अकाउंट डीआर कर दो। बात समझ में आ गई, ठीक है। कितने से करनी है, 2,000 रुपए से कर दिया, लेकिन ये डेबिट ही हुआ है, अभी क्रेडिट में एंट्री करनी है तो क्रेडिट लिखूंगा, टू लिखूंगा। और अगर कैश दिया है तो कैश अकाउंट। अच्छा, यहाँ कैश दिया, इसका मतलब कैश कम हुआ तो पहली वाली एंट्री का भी नियम लगा, कैश आउट, एसेट्स आउट तो सीआर। तो यहाँ एसेट्स आउट हुई, कैश तो 2,000 रुपए से एसेट्स आउट हो गई। बात समझ में आई, बात समझ में आई, नहीं आई तो चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। सैलरी दी, सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है। सैलरी पेड 10,000 टू राम। अब यहां पर राम को जो सैलरी दी है वो कैश में नहीं दी है, राम को जो सैलरी दी है वो कैश में नहीं दी है। तो यहां पर आप सैलरी अकाउंट तो डीआर करोगे ही, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डीआर होगा, इन होगा तो डीआर होगा। सैलरी अकाउंट डीआर टू राम अकाउंट, कितने, 10,000 रुपए से। ठीक है, अगर यही कैश में दे देता, इसी एंट्री को कैश में दे देता तो क्या एंट्री हो जाती, इसी को अगर कैश में दे देता तो एंट्री हो जाती सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश। ये नियम जो मैं बता रहा हूं किसी भी बुक्स में भी नहीं मिलते ये नियम।
मतलब कि रियल पर्सनल नॉमिनल के नियम मिलते हैं, पर ये जो नियम मेरे खुद के द्वारा बनाए गए हैं कि इस तरीके से बच्चों को याद करना आसान हो जाता है। तो अब आप बताओ कि एक्सपेंसेस और एसेट्स के नियम याद हुए कि नहीं हुए? दो ही नियम याद रखने हैं। कोई भी खर्चा आएगा तो उस खर्चे को डेबिट लिख देना। आइए इसके क्वेश्चन पे एक बार मैं आपको लेके चलता हूं, फिर अपन यहाँ पे आएंगे। जैसे कि क्या लिखा है, ओहो एग्जाम का क्वेश्चन आ गया भाई साहब, देखो 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 एग्जाम का क्वेश्चन आ गया। क्या आया? क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? एक सेकेंड, ये क्वेश्चन लिखा है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, आया हुआ है पिछले साल के पेपर्स में, चेक करना। एग्जाम का क्वेश्चन है, कितना इजी पूछा है। परचेज गुड्स फॉर बी, 2 लाख रुपए के गुड्स खरीदे। क्या खरीदे? गुड्स खरीदे। गुड्स को क्या बोलते हैं? गुड्स को गुड्स नहीं बोलते हैं, गुड्स को बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक। लेकिन यहाँ परचेज गुड्स है, तो यहाँ पर एंट्री क्या करोगे? गुड्स आपके एंट्री हुई है, अगर वो कैश में खरीदे हैं तो वो कैश में कर दो, और अगर यहां पर आपकी एंट्री हो रही है, एक सेकेंड, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। चलो सैलरी एग्जाम गुड्स पे आया नहीं हूं, वैसे तो उसकी एंट्री बता देता हूं। परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर, क्योंकि ये संपत्ति नहीं है, एसेट्स नहीं है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस इन होंगे तो डेबिट होंगे। तो परचेज क्या है? गुड्स खरीदा है, लेकिन केवल गुड्स की कंडीशन में। अगर यहाँ फर्नीचर खरीदा होता, परचेज फर्नीचर 2 लाख, तो हम एंट्री करते हैं फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश। लेकिन गुड्स के कंडीशन में यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डीआर टू कैश, या टू बैंक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट कितने से? 2 लाख रुपए से पूरे। भैया 10 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, कितनी एंट्री आए हैं? 10 है, सीधा 1 नंबर आपके बन गया। चलिए अभी जो क्वेश्चन कराया उसी का करवा देता हूं। क्या कह रहा है? सैलरी ड्यू टू क्लर्क, ये ड्यू हुई है, पेमेंट नहीं हुआ है, और किसको? क्लर्क को 100 रुपए। अपन तो मान लेते हैं पेमेंट हो गया। क्या मान लो? पेमेंट हो गया। कितना? 100 रुपए का। एंट्री कर दो भैया। सैलरी की एंट्री 100 रुपए की क्या होगी? सैलरी अकाउंट डीआर। अब यहां पर एक दिक्कत है कि वो ड्यू हुई है, पेमेंट नहीं हुआ है। फिर भी अगर मैं आप चाहो तो टू कैश भी कर सकते हो, और टू क्लर्क भी एंट्री कर सकते हो। या तो टू कैश करोगे या टू क्लर्क करोगे 100 रुपए से, सॉरी हाँ 100 रुपए से, और यहां भी 100 रुपए से। तो ये वाली जब आप एंट्री करते हो तो कैश भी सही है और क्लर्क भी सही है, क्योंकि अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि पेमेंट किया है कि नहीं किया है। तो केवल इतनी सी बात। देखिए मैंने अकाउंट्स के ही क्वेश्चन अभी आपको सोल्व कराए हैं, 2 क्वेश्चन। अब इसका देखिए, आपने पेड सैलरी बाय चेक 100 रुपए। अब यहाँ पर उसने बोला है कि चेक के थ्रू सैलरी दी है, चेक का मतलब बैंक होता है। अब यहाँ पेड सैलरी बाय चेक 100 रुपए, 1 नंबर यही ला के बताते हैं। अरे कैसे नहीं आएगा? देखिए इतना ईजी है कि आपको 3 क्वेश्चन तो मैंने अभी करवा दिया। चेक के थ्रू सैलरी को थ्रू चेक कर रहे हो तो सैलरी अकाउंट डीआर, सैलरी अकाउंट डीआर टू चेक है तो बैंक लिखोगे, कैश मत लिख देना। बस बैंक अकाउंट। कितने रुपए की सैलरी दी है? भैया ने 100 रुपए की सैलरी दी है। अरे बहुत कम सैलरी देता है, 100 रुपए की कोई सैलरी होती है। सैलरी अकाउंट डीआर टू बैंक, सैलरी अकाउंट डीआर टू बैंक, और 100 रुपए से एंट्री कर दी। बताओ इतना सा इजी क्वेश्चन, 1-1 नंबर सीधे आएंगे। केवल 2 नियम लिखा है, अभी तो 2 और बाकी हैं, सीधे सारे। 32-33 मिनट हो गए हैं। सेकंड पार्ट आ रहा है जल्दी, और सेकंड पार्ट में सारे और 2 वीडियो बता रहा हूँ। 30 मिनट से इसलिए ज्यादा नहीं क्योंकि आप थक रहे हो, मैं नहीं थका हूँ। आपके आज सारे के सारे डाउट्स क्लियर कराऊंगा। सारी यूनिट्स का रिवीजन आज ही कराने की इच्छा है, लेकिन आप ये वीडियो देखोगे इतनी देर में दूसरा अपलोड हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, और प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, और फिर से माफी चाहूंगा देर अपलोड करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।